हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। तो देखिए, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चला हुआ है वो है, आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड जो हमने एग्रीगेट्स जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हम इस पिछले क्लासेस में अच्छे से समझ चुके हैं। अब इस क्लास में हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट है वो एक देश कैसे करता है, एक इकोनॉमी कैसे करती है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, एक बार जो मैंने पहले चैप्टर आपको करा चुका हूँ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक बार 2 मिनट हम इसके बारे में दोबारा से देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। कि मतलब जो इनकम है वो कैसे जनरेट होती है और कैसे इसका एक चक्रीय प्रवाह होता है। क्या होता है? एक चक्रीय प्रवाह। चक्रीय प्रवाह। और ये एक ऐसा चक्रीय प्रवाह, एक सर्कुलर फ्लो एक ऐसा होता है जिसका ना ही तो क्या है, इसका अंत कभी भी नहीं होता। ठीक है, इसका जो एंड है वो कभी भी नहीं होता। ये निरंतर क्या है, कंटिन्यूसली क्या है, घूमता रहता है। कैसे? कि सबसे पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति है, हम एक बार इनकम से स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्टेज के ऊपर क्या है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है, तो उसको क्या मिलता है? वेजेस, या उसको क्या मिलती है? सैलरी। ठीक है, जिसके पास लैंड होती है उसको क्या मिलता है? रेंट। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है, इनकम का क्या होता है? जनरेशन होता है। और जब इनकम का जनरेशन होगा तो इस इनकम का क्या करेंगे हम? वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्या करेंगे? खर्च करेंगे। इस पैसे से हम क्या करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे हमने इनकम, फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं कि इनकम है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर लोगों की इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए है। वो 1 लाख रुपए का क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी उसने? मान के चलिए 80,000 रुपये की क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या करता है? खर्च करता है। और 20,000 रुपये जो उसने क्या करता है, 20,000 रुपये का वो क्या करता है, 20,000 रुपये की वो क्या करता है? सेविंग करता है। और सेविंग इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग का क्या करता है वो? इन्वेस्टमेंट करता है। और इन्वेस्टमेंट करके जो एक्सपेंडिचर होगा उससे फिर क्या होगा, जो कंपनीज है वहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्शन का, गुड्स एंड सर्विसेज। जो मतलब प्रोडक्शन होगा किसका? वस्तुओं और सेवाओं का क्या होगा? प्रोडक्शन। तो ऐसे करके जो क्या है, एक सर्कुलर फ्लो है, ये निरंतर क्या है? घूमता रहता है। ठीक है, ये मैं हम पहले समझ चुके हैं। तो अगर हम इससे बात करें, तो अगर हम बात करें कि कोई भी जो इनकम है, यहाँ पे जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसी से क्या है, इसका मेजरमेंट हुआ। और यहाँ पे 3 मेथड्स इसके क्या हुए? जनरेट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे पहले क्या था, हमारे एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं शम्पीटर। शम्पीटर ने सबसे पहले 1914 में उन्होंने क्या बताया कि हमें क्या है, नेशनल इनकम को 3 तरह से क्या है मेजरमेंट कर सकते हैं। जो इनकम के एस्पेक्ट से, या हम प्रोडक्शन के एस्पेक्ट से, या हम एक्सपेंडिचर के एस्पेक्ट से क्या करते हैं, नेशनल इनकम का मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यूएसए के इकोनॉमिस्ट हुए हैं एमसी मिशेल और कुजनेट। इन्होंने 1935 में क्या किया, इन्होंने भी इसका मेजरमेंट करने के लिए इन्होंने सलाह दी कि 3 मेथड से क्या हम नेशनल इनकम का मेथड मेजरमेंट कर सकते हैं। और यूके के जो इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने सन 1941 में मिड और स्टोन, 2 इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने भी इसकी सलाह दी और इसका क्या है, मेजरमेंट किया। तो हम क्या करते हैं, मेथड्स ऑफ द मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम करेंगे। तो जो हमारा CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, उसने क्या बताया है कि किसी भी देश की नेशनल इनकम का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है उसको क्या है, प्रोडक्ट मेथड बोला जाता है, या वैल्यू एडेड मेथड बोला जाता है। ठीक है, जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे एक इकोनॉमी के अंदर, वही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होगी। तो ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा मेथड हमारा क्या है, इनकम मेथड। कि भाई जितना हम पूरी इकोनॉमी के अंदर एक देश में जितना लोग कमाते हैं, अगर उस सबको जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। ऐसे ही एक्सपेंडिचर है, जब इनकम है तो उस इनकम को हम खर्च करेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर। तो वही जब हम अगर एक्सपेंडिचर देख ले किसी भी इकोनॉमी का, तो वो हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम। तो ये 3 मेथड्स बनाए कि हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करते हैं, अब मेजरमेंट देखेंगे कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा किसी भी देश की नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो अब देखिए इसमें
तो देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट मेथड एंड वैल्यू एडिड मेथड। देखिए प्रोडक्ट मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड में क्या किया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज। प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज का मतलब है कि जो उद्योग या इंडस्ट्रीज जो क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का और सेवाओं का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन उनको बना रहे हैं, ठीक है, टू द प्रोडक्शन और इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब देश की जो घरेलू सीमा है उसके अंदर ऑफ द कंट्री और इन द अकाउंटिंग ईयर, एक क्या है अकाउंटिंग ईयर के अंदर, मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंदर एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी एंटरप्राइजेज हैं जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, यदि उन सभी के कंट्रीब्यूशन को यदि हम जोड़ देंगे, उनको मिला देंगे, तो हमारा क्या है नेशनल इनकम का मेजरमेंट हम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट होगा प्रोडक्शन मेथड के अंदर, प्रोडक्ट मेथड के अंदर, उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो किस टाइप की हैं, ठीक है। तो वो इसमें देखिए आपका क्या रहेगा आगे। तो इसमें देखिए जो नेशनल इनकम का जो फर्स्ट मेथड है, जो प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, इसके अंदर क्या है, 2 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो सबसे पहले क्या है, जो पहला स्टेप होता है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी इंडस्ट्री है वो किस तरह की इंडस्ट्री है, मतलब कैसी वस्तुओं का वो उत्पादन कर रही है, और उसका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी है उसके अंदर क्या है, जो देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी जो क्या है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला सेक्टर जो होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें क्या है, हम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके क्या है वस्तु सेवाओं का उत्पादन करते हैं। जैसे कि हमने क्या है, वन से हमने क्या ली, वनों से हमने क्या ली, लकड़ी, या हमने क्या किया, खनन किया, उत्खनन, खनन से हमने क्या निकाला, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, या पेट्रोलियम हो गया, तो वो हमारे क्या है, या इसमें हम इसको क्या किस चीज़ को ले सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, या क्या हो गया, मत्स्य पालन जिसको फिशरीज बोलता है, मत्स्य पालन, ठीक है। तो जो भी हमारे क्या है प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन, उत्खनन, इन सभी को क्या है हम इंक्लूड करते हैं, इन सभी से क्या है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, इसके अंदर क्या है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि हम गन्ने का प्रयोग करके हमने उससे क्या बनाया, उससे हमने शुगर बनाया, चीनी बना ली, ठीक है। या हमने क्या किया, कपास का यूज करके हमने क्या किया, कपड़ा बनाया। मतलब एक गुड्स, मतलब वस्तुओं का प्रयोग करके दूसरी वस्तुओं में उसका रूपांतरण कर देना हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। और जो थर्ड सेक्टर है वो हमारा क्या कहलाता है, टर्शियरी सेक्टर कहलाता है, तृतीयक क्षेत्र। इसके अंदर क्या है, हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज जो सेवाएं होती हैं, जैसे हम से बैंकिंग इसमें बैंकिंग ले सकते हैं, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो हमारी क्या हो गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विसेज हैं, वो हमारी क्या है टर्शरी सेक्टर में ली जाती है। जैसे हम फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं, नेटवर्किंग है, बैंकिंग है, ठीक है, तो एजुकेशन है, ये सब हम किसके अंदर लेंगे, टर्शरी सेक्टर के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया कि भाई इस तरह के हमारे क्या है, देयर आर 3 सेक्टर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। दूसरा स्टेप अब आएगा एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिड, क्योंकि इस मेथड का नाम ही क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू एडिड क्या है। अब हमें ये सीखना है कि वैल्यू एडिड क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वैल्यू एडिड निकालने के लिए हमें क्या किया जाता है, हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि किसी भी गुड्स का क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और उसके अंदर से हम क्या घटा देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटा देते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है मध्यवर्ती उपभोग,
ठीक है जी। इसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब हमें वैल्यू आउटपुट का पता होता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू एडिड आ जाती है। और वैल्यू जो अब हम बात कर लेते हैं एक बार वैल्यू एडिड का, चलो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे वैल्यू एडिड का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, उसने क्या किया, उसने 1000 रुपये की क्या किया, एक फसल का उत्पादन करके उसने उसको बेच दिया। ठीक ठीक है, तो उसका ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका ये माना जाएगा कि उसने इतनी वस्तु का उत्पादन किया। जबकि उसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लेस करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो सकता है कि उसकी 200 रुपये हो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब वो है जिसमें वो क्या है, कच्चे माल के रूप में जो उसने यूज़ किया, क्या यूज़ किया, जैसे कि हम बात करें बीज हो गया, ठीक है, उर्वरक हो गया, ठीक है, और उसने क्या किया, मशीन्स वगैरह का यूज़ किया, ठीक है, या उसने क्या फ्यूल का यूज़ किया ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। मतलब इनको नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोला जाता है, जो कि कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसने 1000 रुपये का फसल का उत्पादन किया, 200 रुपये उसने क्या किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया। तो जो वैल्यू एडिड होगी वो कितने रुपए की उसने वैल्यू एडिड की, एक देश के अंदर 800 रुपये की उसने वैल्यू एडिड का जनरेट किया है। अब हम वैल्यू आउटपुट का मैं पहले ही बता चुका हूं। वैल्यू आउटपुट को वैसे क्या है, अगर पूरा का पूरा माल किसी भी देश के अंदर क्या हो जाता है, सेल हो जाता है, तो वैल्यू आउटपुट सेल के बराबर हो जाएगी। और अगर क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा सेल नहीं होता, मान के चलिए एक देश के अंदर क्या है, वैल्यू आउटपुट कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, और उसकी सेल हुई है 80,000 रुपये की, और तो उसके इसका मतलब उसके पास क्या है, स्टॉक बच गया 20,000 का। तो इसका मतलब क्या है, अगर पूरा का पूरा माल नहीं बिकता तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू आउटपुट को, सेल प्लस में जो चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक को भी समझने के लिए क्या होता है, जब स्टॉक में चेंज निकालना होता है तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से यदि हम ओपनिंग स्टॉक को घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है, वो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। और उसमें यदि सेल को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको और बता देता हूँ। आपका जो मध्यवर्ती उपभोग है, इसको नॉन फैक्टर इनपुट्स बोला जाता है। मैंने आपको ये बता ही दिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। कच्चे माल के रूप में जो हम उपभोग करते हैं वस्तुओं का, वो हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे क्या है वैल्यू एडिड होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। वो अब देखिए आप, तो ये देखिए हमारी ये टेबल है। इस टेबल की सहायता से हम समझेंगे कि वैल्यू एडिड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तालिका में हमने जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें हमने ये ले रखी है कि वस्तु पैदा करने वाले उद्यम। तो सबसे पहले हमने लिया एक किसान को, एक फार्मर को। एक फार्मर क्या करता है, 600 रुपये का उत्पादन करता है। किस चीज़ का, 600 रुपये उसने उत्पादन किया गेहूं का, ठीक है। गेहूं का 600 रुपये का उत्पादन किया और 200 रुपये उसने क्या कर दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको हम खर्च कहते हैं, जो उसने खर्च किया बीज के ऊपर, उर्वरक के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार उसने जो वैल्यू एडिड करी है और उसने वो 600 रुपये किसको बेच दिया, 600 रुपये का गेहूं एक आटा मिल वाले को उसने वो बेच दिया। तो उसने जो ग्रोस वैल्यू एडिड करी वो उसने करी 400 रुपीज़ की, ठीक है। 400 रुपये की उसने ग्रोस वैल्यू एडिड करी, मूल्य वृद्धि करी। उसके बाद क्या किया, जब 600 रुपये का जो गेहूं था वो किसने खरीदा, एक आटा मिल मालिक ने, ठीक है। ये गेहूं किसने खरीद लिया, एक आटा मिल वाले ने खरीद लिया, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, उसने आटा मिल मालिक ने क्या किया, 600 रुपये, अब उसका ये क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्योंकि उसने वो उसके ऊपर खर्च किया है। और उसने क्या किया, उसको 800 रुपये में क्या किया, उसने उसको बेच दिया। किसको बेच दिया, एक बेकरी वाले को बेच दिया। तो 800 रुपये में उसने बेच दिया। उसने खरीदा कितने रुपए का था, 600 रुपये का। तो उसने भी क्या किया, 200 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब कि उसने मूल्य वृद्धि करी उस वस्तु के अंदर, ठीक है। अब ये एक बेकरी वाला था, इसने क्या था, 800 रुपये का किसी आटा मिल वाले से यहाँ पे खरीदा, ठीक है। तो 800 रुपये इसका क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। किसका कंजप्शन है, बेकरी वाले का। और उसने 800 रुपये का जो आटा लिया उससे उसने क्या बनाई, ब्रेड बनाई। और उसको उसने ब्रेड 1000 रुपये की उसने ब्रेड बनाई और 800 रुपये का उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। तो 200 रुपये का भी उसने क्या किया,
जो क्या है हमारी मूल्य वृद्धि उसने करी। ठीक है, उसने फिर वो 1000 रुपए की ब्रेड क्या थी वो एक दुकानदार को बेच दी। किसको बेच दी? एक दुकानदार को। तो दुकानदार के लिए वो 1000 रुपए की ब्रेड क्या हो गई? उसके लिए मध्यवर्ती उपभोग हो गई। और उसने उसको क्या किया, जो कस्टमर्स हैं उनको बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 1200 रुपये में बेच दिया। तो 1200 रुपये में जब उसने सेल किया, 1000 रुपये में उसने खरीदी थी, तो 200 रुपये का उसने भी यहाँ पे क्या किया? वैल्यू एडिड करी। तो इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 2 6 2 8 2 10, इसका मतलब क्या है कि 1000 रुपये की क्या है? वैल्यू एडिड यहाँ पे हुई। और जो हमारा क्या था, उत्पाद का मूल्य कितना हो गया? 3600 रुपये। इंटरमीडिएट जो कंजप्शन हुआ वो 2600 रुपये। और वैल्यू एडिड कितना हो गया? 1000। तो जब हम जो मूल्य वृद्धि होती है और उसको पूरे देश की मूल्य वृद्धि को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी क्या है हमारा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? जीडीपी एट एमपी, जो ग्रोस प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस वस्तु को हम उत्पादन करके उसको बेचते हैं वो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। उसमें जितना हमने खर्च किया है इनपुट्स के अंदर, तो जो उसको हम क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती उपभोग बोलते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या कहलाता है? वैल्यू एडिड कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या है। तो इसमें आगे देखिए, जब हमने क्या किया, पूरी एक इकोनॉमी का, पूरी एक अर्थव्यवस्था का हमने क्या किया? ग्रोस वैल्यू एडिड। इसको हमने क्या किया? वैल्यू एडिड को, सबको, पूरी एक इकोनॉमी की वैल्यू एडिड को हमने क्या किया? मूल्य वृद्धि को जोड़ दिया। तो हमें क्या मिला? हमें मिलता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। देखिए मैं एक बार आप लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। अब इसमें से जब हम ग्रोस को नेट में लेके आएंगे, मतलब जीडीपी एट एमपी को, जीडीपी एट एमपी, यदि इसमें से हम क्या घटा देते हैं? डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास, जितनी भी हमारी क्या है एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन होगा उसको यदि हम घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एनडीपी एट एमपी। अब हम क्या करेंगे? एनडीपी एट एमपी, यदि इसमें से हम क्या करेंगे? यदि हम देखिए यहाँ पे क्या है? डोमेस्टिक। अब हमें क्या निकालना है? हमें देखना है यहाँ पे, हमें जो कैलकुलेट करना है वो निकालना है हमें एनएनपी एट एफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास अभी क्या है? एनडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एमपी को किस में कन्वर्ट करते हैं? एफसी में। जब मार्केट प्राइस से एफसी में अगर हमें करना है तो इसके अंदर से हम क्या करते हैं? इसके अंदर से हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यदि हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया अब? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें क्या निकालना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, देखिए एनडीपी एट एफसी, इसमें से यदि हम क्या जोड़ें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो हमें हस्तांतरण भुगतान होते हैं दूसरे देशों से, वो यदि हम इसके अंदर जोड़ देंगे तो डोमेस्टिक से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेशनल में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रोस वैल्यू एडिड से राष्ट्रीय आय हम ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले जो ग्रोस वैल्यू एडिड है उसको, सभी को, एक अर्थव्यवस्था की ग्रोस वैल्यू एडिड को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा। अब जब हम ग्रोस को हम क्या करते हैं? नेट में बदलना होगा, तो इसके अंदर से हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को
घटा देंगे। डेप्रिसिएशन घट गया तो जीडीपी ये क्या बन गया, एनडीपी एट एमपी। डोमेस्टिक से हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए को हम जोड़ देंगे। तो डोमेस्टिक से क्या बन गया, नेशनल। अब हमें मार्केट प्राइस से इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट पे अगर हमें करना है तो इसमें से हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एट एफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड, जो आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार जब इस वीडियो को आराम से देखेंगे और एक बार बुक से रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी। ठीक है, मतलब समझ में आ जाएंगी। हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमें याद करना है जो पिछला चैप्टर था। अगर आपने उसको अच्छे से उस वीडियो को देखा है, समझा है, तो आप ये जो मेथड है ये बिल्कुल ईजी से समझ पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।